तो बेटा लाइट का नेचर दो तरह का है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अगर लाइट का वेव नेचर हम मानते हैं तो एक थ्योरी पढ़ाई थी आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है इन दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन दो फिनोमेना को एक्सप्लेन कब किया जाए, जब लाइट का हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह, मेटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो इन दो फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम पढ़ चुके, ये दो फिनोमेना मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह पढ़ा जाएगा तो उसके लिए थ्योरी बताई जाएगी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो शुरू करते हैं। ये दो फिनोमेना होते क्या हैं, इनको तब एक्सप्लेन किया जाता है जब लाइट को पार्टिकल नेचर की, या लाइट जब पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करे, तो उसके लिए हम थ्योरी भी पढ़ेंगे जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। तो शुरू करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट है इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी बोला किसको गया, व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी? बॉडी विच इज परफेक्ट एमिटर एंड अब्जॉर्बर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ब्लैक बॉडी किसको बोला गया बेटा? ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच इज परफेक्ट एमिटर, जो लाइट को एमिट करता है उसको एमिटर बोला जा रहा है, एंड परफेक्ट अब्जॉर्बर, जो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है ना उसको ऑब्जर्वर बोला गया है, ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ब्लैक बॉडी उसको बोला गया है जो कि हर तरह की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है, उसको क्या बोला गया है? ब्लैक बॉडी बोला गया है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाता? जो आपकी थ्योरी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या जब हम लाइट को एज ए वेव नेचर मानते हैं, लाइट का वेव नेचर मानते हैं, तो वो इन दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों एक्सप्लेन नहीं करता है आप एक बार देखोगे इसको। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे कि ये कोई आपके पास आयरन रोड है, सपोज दिस इज ए आयरन रोड। अब जब आयरन रोड को हम हीट करते हैं, इफ आयरन रोड इज हीटेड, तो आप देखोगे जैसे जैसे इसको हीट करोगे ना, शुरू में जैसे रेड हो जाएगी, जैसे जैसे और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे पहले ये रेड हो जाएगी, फिर और थोड़ा हीट करोगे फिर ये येलो हो जाएगी, फिर फर्दर हीट इसको करोगे ना तो ये ब्लू हो जाएगी। तो इसका मतलब इस आयरन रोड को जब आप हीट करोगे तो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर रेडिएशन को क्या करेगा? एमिट करेगा। तो आप देखोगे इस आयरन रोड में से रेडिएशन निकल रही है, पहले रेड कलर का दिखा, फिर आपको येलो कलर की दिखी है, फिर आपको ब्लू कलर की दिखी है आयरन रोड। तो इसका मतलब क्या है, इनके अलग अलग कलर हमें क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये अलग अलग कलर की लाइट एमिट करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग कलर की अलग अलग एनर्जी हो जाती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें क्या सिखाती है? देखो ब्लैक बॉडी क्या है? विच इज परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये एग्जांपल देखो एक बार, आयरन रोड को जब आप हीट करोगे ना तो ये फिर उसके बाद अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगी, रेड कलर, फिर येलो कलर, फिर ब्लू कलर दिखता है। अब अलग अलग कलर दिखने का ये मतलब है कि इनकी एनर्जी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग एनर्जी हो जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है, ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसमें ये कहा गया है कि जो एनर्जी है ना, कोई भी सोर्स जो है ना एनर्जी कैसे एमिट करेगा? कंटिन्यूअस करेगा। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक ही एनर्जी की या एक ही इसका कलर होगा, ऐसा बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि कोई भी जो सोर्स है लाइट का, वो लाइट एमिट करेगा कैसे? कंटिन्यूअसली, मतलब एक ही कलर की। बट यहां ब्लैक बॉडी में आप देखोगे कि जब किसी
इस आयरन रोड को जैसे हीट किया जा रहा है, इसके अलग अलग कलर आते हैं, तो अलग अलग कलर का मतलब इन अलग अलग कलर की एनर्जी अलग अलग है और इनकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि कोई सोर्स जब लाइट एमिट करेगा तो वो कंटिन्यूस करेगा, मतलब सेम एनर्जी की, सेम कलर मतलब सेम एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें ये सिखाती है कि जो एनर्जी है, कोई भी जो सोर्स लाइट एमिट करता है उसकी एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आपको वेव्स बताई थी मैंने कि जो वेव्स हैं, वेव्स के ये जो हाइट है क्रेस्ट की या जो डेप्थ है, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें ये सिखाती है कि जो कोई भी सोर्स है लाइट का, जो लाइट एमिट करेगा उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिटी होती क्या है, अगर इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वो लाइट की इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें ये सिखाती है कि जो एनर्जी है किसी भी सोर्स की, जो लाइट एमिट करता है कोई सोर्स, उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिटी होती क्या बेटा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बट अगर इस बात में सच्चाई है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो ये ब्लैक बॉडी फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा। क्योंकि ब्लैक बॉडी फिनोमेना में आपको जैसे बताया गया है, आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, विच इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो वो अलग अलग कलर की लाइट एमिट करती है। अलग अलग कलर की लाइट एमिट करने का क्या मतलब हुआ बेटा, उनकी एनर्जी अलग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी अलग अलग होगी। यानी कि ब्लैक बॉडी से हमें यह पता लग जाता है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी किसी भी सोर्स की जो लाइट एमिट करता है, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिटी किस पे, इंटेंसिटी होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ब्लैक बॉडी फिनोमिना या ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं किया जाता किसके थ्रू, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जिसको कौन एक्सप्लेन करेगा, अगर लाइट का कैसा नेचर माना जाए, पार्टिकल नेचर, तो वो इस ब्लैक बॉडी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सेकंड इसमें टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो बेटा, फोटो को लाइट को ही फोटॉन्स बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो होता क्या है कि ये सपोज आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ये आपके पास क्या है, कोई मेटल है, और मेटल्स में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसमें है, मेटल में। तो जब इसके ऊपर रेडिएशन डाली गई, लाइट डाली गई, अब जो लाइट रेडिएशन है उनमें भी एनर्जी होती है। तो ये लाइट रेडिएशन क्या करेगी, इस मेटल के अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर देगी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहां से इजेक्ट आउट कर दिया। इजेक्ट मतलब इस मेटल सरफेस से रिमूव कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मूव भी करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम स्क्वायर। देखो, तो इसमें क्या दिखा रखा है कि जब मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डलती है, फोटॉन्स को ही लाइट बोला जा रहा है, लाइट डाली जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दे, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा कि उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। तो जब मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डाली जाती है किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम पढ़ के आए हैं, तो जब लाइट डाली जाए मेटल के ऊपर और वो लाइट एक पार्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हो, ताकि ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे इस मेटल के अंदर से, इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी
लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ना मैं न्यू नोट से लिख रहा हूं, बिकॉज न्यू इज फ्रीक्वेंसी और नोट क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको आगे भी बताया जाएगा, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसके एक दो मैं पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसको हम यहां पे ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यानी कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है मेटल सरफेस से, उसको क्या बोला जा रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको डिनोट किससे किया जा रहा है, न्यू नोट से डिनोट किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो मेटल सरफेस से बाहर चला गया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो यही सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स will depend on frequency of radiation used, frequency of radiation used। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल के अंदर से, विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट कैसे किया, न्यू नोट से, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बताया गया है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करें तो किसी भी वेवलेंथ की जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है मेटल सरफेस के अंदर, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं। किसी भी वेवलेंथ की जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में टेंडेंसी उसकी नहीं है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की हो, ताकि वो लाइट किसी भी मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट कर सके या इजेक्ट आउट कर सके। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर। देखो आपको बताया है कि लाइट का ना दो तरह का नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, लाइट का वेव नेचर भी है, और बेटा पार्टिकल नेचर भी, दोनों है। बट अगर लाइट का वेव नेचर माने तो ये ब्लैक बॉडी फिनोमिना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो लाइट का पार्टिकल नेचर है, इसको एक्सप्लेन किया गया है बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को दिया गया है 1900 के अंदर। एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, जिसको बाद में एक्सटेंड किया था आइंस्टीन ने इन 1905 के अंदर। 1905 के अंदर इसको फर्दर एक्सटेंड किया था आइंस्टीन ने, और पहले दिया किसने था इसको, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को दिया था, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को दिया था, तभी इसका नाम क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है लाइट का मटेरियल पार्टिकल नेचर। तो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हम बात करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है, देखो कोई सोर्स है ना जो लाइट एमिट करता है, वो कंटिन्यूस नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूस करेगा।
और लाइट जो डिसकंटिन्यूअस होगी ना वो पैकेट्स की फॉर्म में होगी। यानी कि कोई सोर्स है जो लाइट एमिट करता है, जो सोर्स लाइट एमिट करेगा वो कंटिन्यूअस ना करके डिसकंटिन्यूअस करेगा। और डिसकंटिन्यूअस कैसे? एनर्जी के पैकेट्स होंगे और हर पैकेट जो होगा ना एनर्जी का उसको क्वांटम बोला जाएगा। तो यही मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं कि एनर्जी इज एमिटेड। एमिटेड का क्या मतलब होता है कि कोई सोर्स है जो लाइट छोड़ता है, एमिटेड इज नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। नॉट कंटिन्यूअसली, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कंटिन्यूअसली बताया था, बट यहां क्या बता रहा है? डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है बेटा? सेपरेट, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। विच इज कॉल्ड क्वांटम। जिसको क्या बोला गया है? क्वांटम बोला गया है। जो इंडिविजुअल पैकेट है एनर्जी के, विच इज नोन एज क्वांटम। एंड इन केस ऑफ लाइट, और लाइट के केस में इट इज नोन एज फोटोन। इसको क्या बोला गया है? लाइट के केस में इसको फोटोन बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। यानी कि कोई सोर्स जो है लाइट एमिट करेगा वो डिसकंटिन्यूअस करेगा डिस्क्रीट पैकेट्स में, और हर पैकेट को क्या बोला जा रहा है? क्वांटम बोला जा रहा है। और लाइट के केस में इस क्वांटम को क्या बोला जा रहा है? फोटोन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो ये डिस्क्रीट पैकेट्स हैं एनर्जी के, जो किसी सोर्स के द्वारा छोड़े गए हैं, एमिट किए गए हैं, उन पैकेट्स की एनर्जी, क्वांटम की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम या क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि क्या लिखा जाएगा कि जो क्वांटा है उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए मैं यहां पे कांस्टेंट लिखता हूं h। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो ये h है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड, या 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये h की क्या है बेटा? वैल्यू है जो न्यूमेरिकल्स में आपको पुट करनी पड़ेगी। यानी कि एनर्जी क्या कह रहा है कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या बताया गया है? एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जो कि गलत है। एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है इज इक्वल टू एन एच न्यू। और ये n क्या है बेटा? कोई वोल नंबर है। n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और फर्दर। तो जो टोटल एनर्जी किसी सोर्स के द्वारा एमिट की जाएगी वो क्या होगी? वोल नंबर क्वांटा होगी। एंड दिस n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, आइदर 1, 2, 3। तो एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स, एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स इज सम वोल नंबर क्वांटा या क्वांटम। ये n आपका एक भी हो सकता है, या इसकी एक से कोई फर्दर हायर वैल्यू हो सकती है। एवोगाड्रो नंबर बेटा हम पढ़ के आए हैं। एवोगाड्रो नंबर में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर मैं लिखूं यहां पे E इज इक्वल टू n नोट h न्यू,
एन नोट क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, और पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है एवोगैड्रो नंबर की बेटा, एन ए या एन नोट लिखोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि एवोगैड्रो नंबर अगर क्वांटा होंगे तो उनकी एनर्जी जो हो जाएगी ना, एवोगैड्रो नंबर कितने, 1 मोल क्वांटा, बिकॉज दिस मच क्वांटिटी इज 1 मोल, तो 1 मोल क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो 1 आइंस्टीन एनर्जी बोली जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। तो मैं अगर लिखूं यहां पे E इज इक्वल टू एन नॉट एच, और न्यू किसके इक्वल होता है बेटा, C बाय लैम्डा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और जो ये टोटल एनर्जी है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर क्वांटा की जो एनर्जी है, दिस इज नोन एज 1 आइंस्टीन एनर्जी, इसको 1 आइंस्टीन एनर्जी के इक्वल बोला जाएगा। और H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और न्यू किसके इक्वल होती है, C बाय लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब हम जो ये दो फिनोमेना थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा, बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकंड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब देखो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। मैंने कहा है कि जब हम मेटल के ऊपर, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर लाइट हम डालेंगे किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, जिसके कुछ पार्टिकल एनर्जी होगी, वो इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर देगी, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, 12 mv²। तो ये आपको पहले भी मैंने बताया है। यानी कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कब करोगे आप, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोला गया है, न्यू नोट, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इज यूज्ड। जब लाइट किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की यूज करोगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर लाइट यूज करोगे ना, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से आप निकाल नहीं पाओगे। यानी कि हर कोई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकती मेटल सरफेस से। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है रेडिएशंस की, जो कि मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया है, न्यू नॉट, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं। अब देखो, ये जो लाइट हमने डाली, इसकी कुछ एनर्जी रहेगी। जैसे किसी मेटल के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर आपने टोटल जो एनर्जी है, आपने टोटल एनर्जी डाली, तो वो एनर्जी क्या करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी बाहर, जिसको हम क्या बोल देंगे, वर्क फंक्शन बोल देंगे। मतलब इस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज हो गया, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी। यानी कि जो लाइट एनर्जी आपने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाली, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया मेटल सरफेस से, उसको तो हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, वो भी जोड़ दी। यानी कि वर्क फंक्शन और टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, जो एनर्जी मेटल के ऊपर डाली गई है। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं लिख नहीं सकता हूँ एच न्यू, क्योंकि आपको बताया है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एच तो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा, एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। और ये किसके इक्वल है बेटा, एच न्यू नॉट किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन के, जिसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू नॉट से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अगर इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं 12 mv², किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस एच
न्यू नॉट। ये फार्मूला यूज होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। आपको कहा जाएगा इतनी फ्रीक्वेंसी डाली गई मेटल सरफेस के ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी निकालो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये कौन सी एनर्जी है जो मेटल के ऊपर डाली गई है? ये कौन सी एनर्जी है जो वर्क फंक्शन के इक्वल है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच क्या है इसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लाइट किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जब आप डालोगे तभी वो मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कब होगा? जब लाइट किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की डाली जाएगी, और उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की कुछ एनर्जी भी होगी, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बट वेव थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें एक्सप्लेन किया गया था एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और किसी भी वेवलेंथ की लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकती है। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दूसरा इसमें है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी फिनोमिना, ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको भी कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इसको भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे? ये क्या, आपके पास कोई मेटल है, इसको जब आप हीट करोगे इस मेटल को, जैसे मैंने कहा कि इसमें पहले रेड हो गया, ये जैसे आयरन रोड है, फिर ये येलो होगी, और ये फिर कैसी होगी? ब्लू होगी। तो इसका मतलब आप इसको कंटिन्यूस हीट कर रहे हो तो ये लाइट अब्जॉर्ब करती जा रही है, और लाइट जब ये अब्जॉर्ब करेगी और ज्यादा टेम्परेचर पे, तो इसके कलर अलग अलग आएंगे जब वो लाइट एमिट करेगी। यानी कि रेड कलर का क्या है, जैसे आप पढ़ के आए हो विबग्योर में, विजिबल लाइट के अंदर आता है भाई, जो वोलेट है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। रेड जो रीजन में लाइट आती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी कम से कम है, तो इसकी एनर्जी तो कम हुई ना। और जैसे ब्लू है, ब्लू की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो मैंने लिखी भी है। यानी कि ऐसे मेटल को आपने हीट किया, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जी एमिट भी तो करेगा। जैसे पहले इसने रेड कलर की लाइट एमिट करी, फिर और ज्यादा टेम्परेचर पे येलो कलर की, फिर ब्लू कलर की। तो इसका मतलब ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर की जो लाइट है विच इज एमिटेड बाय दिस रोड, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेटा अलग अलग कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उसकी एनर्जी अलग होगी। तो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसमें ये ब्लैक बॉडी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी फिनोमिना में कहा गया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं उसकी अलग अलग कलर की लाइट आती है। तो बेटा देखो, इसमें अलग अलग कलर की लाइट आने का मतलब ये है कि इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो इसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को ऑब्जॉर्व किया और फिर एमिट भी किया। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की अलग अलग एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, और उसके बाद बोहर मॉडल डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।